प्यारे बच्चों, आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इन दोनों बातों को बताएंगे। सिर्फ बताएंगे ही नहीं, आपको ऑन द स्पॉट कोशिश करेंगे कि आपको सब याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो सबसे ऊपर क्या था? प्रांत, इसको मंडल कहते थे या प्रांत कहिए। कोई भी एरिया हो तो कोई राजा है या राजकर्ता या हम आप सब लोग, हम लोगों का अपना एक जो भूभाग है, वो जमीन हमारी अपनी भूमि होती है। अब भूमि के अंदर भी कई हिस्से होते हैं ना। जैसे आप अपने एक किसी भूमि पे आप कोई मकान बनाते हैं तो क्या होगा? एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा और बाहर से बाउंड्री बना देते हैं। तो इस तरीके से पूरी राज्य को क्या कहते थे? प्रांत या मंडल। अब क्या होता है, इसी प्रांत या मंडल को जब काटते हैं अलग अलग हिस्सों में तो वो बन जाता है जिला। तो देखिए, प्रांत या मंडल को जब जिलों में, तो जिलों को क्या कहते थे? कोट्टम या वलनाडु या कोट्टम कहते थे। इसके बाद फिर नाडु आता है, वलनाडु यानी पूरा एक बड़ा एरिया, फिर नाडु, और नाडु के बाद तब आता था मेला ग्राम में 50 ग्राम का समूह होता था। फिर लास्ट में आता था ग्राम, इसको कहते थे उर। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। तो आप जान गए सबसे पहले प्रांत हुआ। आजकल हमारा भी देश जो है, देखिए भले प्रांत है लेकिन मंडल उसको विभाजित किया गया। लेकिन उस समय के राज्य बहुत बड़े तो होते नहीं थे, तो उसको मंडल भी कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रांत या मंडल। अब मंडल को क्या करते थे? काटते थे। तो देखिए, कोट्टम यानी काट के बनाया हिस्सा, तो कोट्टम, या वलनाडु। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? कोट्टम, ये तो हो गया प्रांत को काटेंगे तो वो जिला बनेगा, तो काटते हैं तो काटने से कोट्टम। और वलनाडु को आप कर सकते हैं बोलता हूँ ना डूब। कल्पना कीजिए कि राज्य में जो कोई नदियां बहती थी तो वही जिलों की बाउंड्री हो जाती थी। नदी के इस पार मेरा एरिया, इस पार उस जिले का एरिया, इस तरीके से होता था ना। तो लोग कहते थे हम इस एरिया के हैं, तो क्या हो गया? वलनाडु यानी नाडू, यानी नदी में नाडू, यानी नदी के इस तरफ मेरा हिस्सा है। तो जिलों को काट के बनाया गया, काटने से कोट्टम, और बोलता हूँ नाडू, यानी आसपास जो नदियां से भी विभाजन हो जाता है सीमाओं का, तो नाडु। अब बड़े जो है भूखंड हो गए, अब उसको छोटा करके, तो छोटे उसमें कल्पना कीजिए कि तालाब जहाँ रहे होंगे वो सीमा बन गई नाडु की, कि तालाब के इस तरफ मेरी सीमा, उस तरफ तुम्हारी सीमा, यानी नाडु है ना। नाडु आप किसी से कहते हैं, यानी ये मेरा एरिया है, उधर पानी है, पानी के इधर आओगे तो डूब जाओगे। ठीक। अब उसके बाद फिर क्या? मेला ग्राम। तो देखिए, ग्रामों का मेला यानी कई ग्राम इकट्ठे होके मेला लगाते हैं। तो कितने गांव? 50 ग्राम। और फिर अंतिम में आ गया ग्राम को उर कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि प्राचीन इतिहास से भी पूछा गया था कि एक परीक्षा में कि ग्राम को क्या कहते थे, है ना। तो
विजयनगर साम्राज्य में ग्राम को उर कहा जाता था। तो कैसे याद कर सकते हैं? आप कल्पना कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के ग्राम जो थे बहुत उर्वर थे। कैसे थे? उर्वर थे। तो जब आप सोचेंगे उर्वर थे यानी उपज खूब होती थी, तो अपने आप दिमाग में उर आ जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ें आशा है दिमाग में बैठ गई होंगी। पहला प्रांतीय मंडल, उसके नीचे कोट्टम यानी मंडल को काट के जिला बना दिया गया, या वलनाडु यानी बोलता हूँ नाडु यानी बड़ी बड़ी नदी जो विभाजित करती थी जिलों की सीमाओं को। लगभग हर जिले में कोई न कोई नदी बहती है, तो वही उसकी सीमा हो गई। अब वलनाडु से छोटा क्या हो गया? नाडु हो गया। नाडु से छोटा क्या हो गया? मेला ग्राम हो गया, यानी गांव का मेला, यानी 50 गांव का मेला हो गया। इसके साथ साथ अंतिम प्रशासनिक इकाई ग्राम हो गई। ग्राम उर कहते हैं। तो कल्पना कीजिए विजयनगर साम्राज्य के गांव की जमीन बड़ी उर्वर थी, तो उर्वर से उर याद आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेना नायक, जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी आज भी ये नाम प्रचलित है, आज भी लोग कहते हैं हालांकि अब भारत में सेना नायक नहीं कहते, भारत में अब सेनाध्यक्ष बोले जाते हैं। लेकिन सेना नायक शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो वो कौन था? सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, उनको उस समय नायक कहते थे, नायक। तो सेना नायक या नायक एक ही बात है। अब आते हैं आयंगर व्यवस्था। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? तो इसमें ये था कि गांव जो होते थे, गांव को स्वायत्त प्रशासनिक इकाई मान के वहीं से कुछ लोगों को 12 लोगों का एक समूह बना दिया जाता था। यानी प्रशासनिक एक समूह होते थे 12 लोग, वो अवैतनिक होते थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, सिर्फ उनको गांव की रूटीन प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का दायित्व था। इन्हीं को आयंगर कहते थे। और ये पैतृक भी होता था, यानी आनुवंशिक था। और ये भी होता था कि आयंगर लोग चाहें तो अपने पद को बेच भी सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, यानी मेरी जगह तुम बैठ जाओ, हम अपना पद इनको दे रहे हैं, ऐसी भी व्यवस्था थी। लेकिन आयंगर व्यवस्था देखिए, आयंगर व्यवस्था, तो आयंगर व्यवस्था में क्या है? 12 लोगों का एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाते थे, 12 लोग, और वही चलाते थे। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए आयंगर यानी यंग लोग, 12 यंग लोग आगे आते थे, नौजवान ही तो आएंगे, अब वो ग्राम का प्रशासन संभाला करते थे। फिर आते हैं ये अवैतनिक होते थे। देखिए एक व्यक्ति ऐसा था, इसी आयंगर में से ही एक व्यक्ति होता था, उसको करड़िक कहते थे। इसका काम क्या था? इसका काम था भूमि के क्रय विक्रय का दस्तावेज जमा करना। यानी भूमि का जो क्रय विक्रय का जो डॉक्यूमेंट बनता था उसको यही रखता था, और इसका नाम क्या था? करड़िक। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए आप करिए, गांव के कड़ कड़ का हिसाब किताब रखने वाला क्या होता था? ध्यान से समझिएगा, अपने आप याद आ जाएगा। देखिए करड़िक, करड़िक, तो हमने कहा कड़ कड़, कड़ कड़ यानी मिट्टी का कड़ कड़। तो मिट्टी के, ग्राम की जो मिट्टी के कड़ कड़ का हिसाब किताब रखने वाला क्या कहलाता था? करड़िक। तो जैसे आप कड़ कड़ सोचेंगे तो तुरंत दिमाग में करड़िक आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भू राजस्व कितना होता था? भू राजस्व उपज का 1/6वां हिस्सा होता था, 1/6वां। अब देखिए
ये विजयनगर साम्राज्य ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विवाह कर लगता था। अब विवाह कर वर वधू दोनों को देना पड़ता था। तो ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि विवाह कर वर एवं वधू दोनों को ही देना पड़ता था सरकार को। लेकिन विधवा विवाह को उन्होंने कर मुक्त भी कर दिया था। विधवा विवाह पे कोई कर नहीं लगा करता था। अब देखिए, एक शब्द था उम्बली। उम्बली ये क्या होती थी? एक गांव के लोगों को कोई विशेष सेवा देने वाला, यानी कोई व्यक्ति चिकित्सा का काम करता है, कोई व्यक्ति लोहे का कारोबार करता है, जिससे गांव के लोगों को आसानी हो। तो ऐसे लोगों को लोग क्या करते थे? गांव में बसा लेते थे जमीन दे करके कि यहीं बस जाओ और हम लोगों का काम करो, तो सबको आसानी होती थी। तो ऐसी जमीन जो किसी विशेष व्यक्ति को विशेष काम के लिए दी जाती थी, तो उसको कहते थे उम्बली। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए लिखा है उम्बली, तो कर लीजिए उंगली। उंगली यानी कोई व्यक्ति आता था, एक विशेष काम अगर गांववासियों के लिए करता था, तो गांववासी उसको कुछ जमीन उंगली से छू के दान दे देते थे, जिससे कि आप ये विशेष काम यहीं रह के करो। तो उस व्यक्ति की वह जमीन क्या हो गई? उंगली हो गई। तो जैसे उंगली, सोचेंगे कि उंगली से दान, छू के दान दे दिया। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि उसको उंगली से छू दिया, यानी छू के दान दे दिया। तो उंगली से उंगली, ठीक, विशेष व्यक्तियों को मिलता था, यानी कोई चिकित्सक था, कोई लोहे का काम करता था, कोई पकवान बनाने का काम, ऐसे लोगों को मिलता था। अब देखिए, शहीद, युद्ध में जो शहीद हो जाते थे उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी, उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी, उसको कहते थे रक्त कोड़गे। रक्त कोड़गे, तो ये तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि रक्त, देखिए रक्त, तो इसको कर लीजिए रक्त फोड़गे, यानी अपने खून की, रक्त की एक एक धारा युद्ध में बहा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उस भूमि को, तो कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति युद्ध में शहीद होता था, राजा उसको उसके परिवार को एक जमीन देते थे, और उस जमीन पे एक शिलालेख लग जाता था, यह जमीन फलाने फला रक्त कोड़गे, यानी उन्होंने रक्त को बहा दिया और देश की रक्षा की। तो रक्त कोड़गे, रक्त नमोय से याद हो जाएगा रक्त कोड़गे। इसके बाद आता है कुट्टगी। कुट्टगी, कुट्टगी कहती थी पट्टे पर दी गई भूमि। दरअसल कुछ लोग ऐसे थे जिनके जमीनें खूब होती थी, जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय लोग हुए, जो कृषि कार्य नहीं करते थे लेकिन उनके पास भूमि पर्याप्त थी। तो ऐसे लोग क्या करते थे? अपनी भूमि को पट्टे पे दे देते थे, है ना। तो पट्टे पे दे दे तो वो अगला व्यक्ति उसको बोए होएगा और फिर उसमें से आधा हिस्सा आपको उपज दे देगा। तो कुट्टगी, तो कुट्टगी कर लीजिए कट्टगी, यानी ऐसी जमीन जिसके उपज को काट दिया जाए और आधे आधे हिस्से में काट दिया जाए। तो पट्टे को कल्पना कीजिए कि जमीन पे पट्टा बिछा दिया गया और पट्टे को आधे से काट दिया गया और कहा गया इतना अनाज तुम्हारा, इतना अनाज मेरा, मेरी जमीन है, तुम क्या हो, तुम बोओगे और फिर हम दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या किया गया, भूमि पे एक पट्टा फैला के उसको काट दिया गया। तो काटना कुट्टगी, तो उसको कटाई दे दीजिए, ठीक। अब देखिए कूदी, एक शब्द था कूदी। कूदी ऐसे व्यक्तियों को लिए कहा जाता था जो, जब कोई व्यक्ति किसी की भूमि खरीदता था
तो उस भूमि पे जो काम करने वाले मजदूर थे वो भी अदला बदली हो जाते, यानी उस जमीन के साथ वो मजदूर भी उस व्यक्ति का हो जाया करता था जो उस जमीन पे काम करता था। तो कूदी का मतलब हो गया भूमि के साथ मजदूर का भी हस्तांतरण। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। कल्पना कीजिए, जब भूमि एक व्यक्ति दूसरे से खरीदता था तो उस भूमि के मजदूर कूद के उस व्यक्ति के साथ हो जाते थे कि अब आप मालिक मेरे हो, अभी तक ये मालिक थे, अब आप मेरे मालिक हो। तो कूद के इस मालिक के पास से उछल के दूसरे मालिक के पास कूद के चले जाते थे मजदूर, तो कूद ही हो गया। अब देखिए, सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कदाचार। सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे। तो बहुत आसान है, क्योंकि सैनिक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो सच्चा आचरण करता है, यानी उसके अंदर ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, उसके अंदर बेईमानी चोरी तो होता नहीं। यानी कदाचार यानी अच्छे आचार व्यवहार का उदाहरण किससे मिलता है? सैन्य विभाग से। इसलिए सैन्य विभाग को कदाचार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दस्तकारों को क्या कहा जाता था? दस्तकार वो व्यक्ति होते थे जो हाथ से, जैसे कढ़ाई करके, हाथ से कपड़े बुनाई करके या हाथों से कलाकारी करते थे। तो जो लोग हाथों का प्रयोग करते हैं उस से कलाकारी होती है, उसको दस्तकारी कहते हैं। तो दस्तकारी को कहते थे वीर पंजाल। देखिए, वीर पंजाल कहते हैं, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हाथ से करते हैं। हाथ में क्या है? उंगलियां, और उंगली सहित हाथ को क्या कहते हैं? पंजा। तो पंजाल यानी पंजे के बहुत वीर थे, क्योंकि पंजों से ही वो काम करते हैं। ठीक, तो वीर पंजाल यानी हाथों से काम करने वाले लोग कौन थे? हाथों से काम करने वाले लोग दस्तकार होते थे। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में जो लोग बसते थे, यानी उत्तर भारत से दक्षिण, आमतौर पे ये माना गया कि उत्तर भारत से ही लोग दक्षिण भारत में जाके बसे हैं। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग जाके बसे उनको कहा जाता था बड़वा। बड़वा, बड़वा। तो बड़वा मतलब बड़ा, जो बड़ा है। और सभ्यता की शुरुआत उत्तर से हुई, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसलिए ये बड़े लोग हैं, है ना। वैसे भी उत्तर भारत में भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, सारे भगवान इसी तरफ हैं। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग जाते थे उनको लोग कहते थे बड़वा। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये सब का सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अभी कुछ टॉपिक और है, उसको बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। वहाँ पे यानी मनुष्यों का क्रय विक्रय भी किया जाता था। तो ये भी हो गया, दास प्रथा प्रचलित थी। देवदासी प्रथा भी वहाँ थी, यानी मंदिर में जो स्त्री रहती थी उसको देवदासी कहते थे। देवदासी यानी देव मंदिर में रहेगी तो देवता की दासी पूजा ही करेगी ना, तो देव की, भगवान देव की दासी होती थी। तो इन देवदासियों को आजीविका के लिए, भोजन पानी के लिए या तो इनको भूमि दे दी जाती थी या तो नियमित रूप से इनको वेतन दिया जाता था राज्य की तरफ से। ठीक, ये इतना प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर का नाम ही क्या था? जीत का नगर, शहर। विजय नाम ही था कि जहाँ विजय हो, ऐसा नगर। तो इस नगर का पतन कब हुआ? इस साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो एक युद्ध हुआ था, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है। एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को आप कहते थे राक्षसी तगड़ी या ताली कोटा।
या बन्नी हट्टी का युद्ध, ये 25 जनवरी 1565 को हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो अंतिम शासक था वह विजयनगर की राजधानी छोड़ के भाग खड़ा हुआ, फिर दूसरी जगह अपनी राजधानी बना लिया और ये साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, देवदासी प्रथा तो आपको मालूम ही होगा, दास प्रथा भी मालूम है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। लेकिन विजयनगर का पतन कैसे हुआ? तो देखिए क्या है, विजयनगर यानी जिसको कोई जीत नहीं सका, हमेशा विजय पाया। लेकिन एक बार एक राक्षसी आई, राक्षसी बहुत तगड़ी थी, तो हो गया राक्षसी तगड़ी थी, उससे युद्ध कर ली बैठे लोग और हार गए। या आप कर सकते हैं ताली कोटा, यानी एक राक्षसी से क्या कर दिए, ताल ठोक दिए युद्ध करने के लिए, तो ताली कोटा हो गया। या बन्नी हट्टी, यानी एक राक्षसी थी जो बहुत हटी थी, हटी थी कि मतलब हम यहीं रहेंगे, तो लोग जो है वहाँ से हट गए। 25 जनवरी तो जनवरी का ठंडक का सीजन रहा होगा। जनवरी का मतलब क्या, कपकपाती ठंडक। इस ठंडक में 15 लोग जो है विजयनगर साम्राज्य के भिड़ने गए और इनके विरोधी कितने थे, 65। तो देखिए इसमें 5-5 का बहुत रोल है। 25 पास से 25, पास से 15 और पास से 65, तो 1565 में ये हुआ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये वाला इम्पॉर्टेंट है, विजयनगर का पतन कब हुआ। तो एक विजयनगर का पतन हुआ, एक राक्षसी थी बहुत तगड़ी थी, उससे युद्ध हुआ। या एक राक्षसी थी बहुत तगड़ी थी, उससे लोग ताल ठोक के युद्ध कर बैठे। और एक राक्षसी बहुत तगड़ी थी, वह ताल ठोक के युद्ध करने की हट लगाए थी, तो हो गया हट्टी, यानी बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है विजयनगर साम्राज्य की ये जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।